बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिट नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किया। अब हम भाषा अभ्यास पेज नंबर 41 का बिट 5 करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपनी भाषा अभ्यास ओपन कर लीजिए और प्रश्न देखिए। नीचे दिए हुए शब्द जोड़ों को पूरा कीजिए। शब्द जोड़ों यानी युग्म शब्द या जोड़े वाले शब्द नीचे दिए गए हैं, उनको पूरा करना है। उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए और फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, वाक्य बनाना है, उनका सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 शब्द दिए गए हैं। उछल, लपक, कूद, उलट, 4 शब्द हैं। इनके जोड़े वाले शब्द इधर पे दिए गए हैं, आपको पहचानना है और सही स्थान पर लिखना है। ठीक है, तो उछल क्या आएगा? फांद, कूद, लप, झपक, पलट। क्या आएगा भाई? हाँ, उछल कूद हमने पढ़ा है कई बार, उछल कूद, है ना। फिर लपक, झपक, कूद, फांद, उलट, पलट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जोड़े बना दिए। अब इन शब्दों को लिख भी लेंगे। ठीक है, इन शब्दों को हम क्या करेंगे? लिख भी लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया उछल, कूद, लपक, झपक, कूद, फांद, उलट, पलट। ठीक है, अब इनका क्या करना है? हमको वाक्य बनाना है। वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेक योर ओन सेंटेंसेस। वाक्य बनाएंगे, लेकिन जब तक इनका अर्थ मालूम नहीं होता तो वाक्य बनाना मुश्किल है। तो अर्थ भी जान लेते हैं। उछल कूद यानी जंप, जंपिंग। अगर कक्षा में अध्यापक नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं, है ना। करते हो ना आप लोग उछल कूद? तो वही है, जंपिंग करते हैं ना। जंप जंप ऐसा वर्ड इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हिंदी में है। उछल कूद मचा रहे हैं बच्चे, है ना। लपक झपक, लपक झपक यानी होता है आपके आईलिड आप कैसे करते हो? क्लोज, क्लोज कर लेते हो, फिर ओपन करते हो, क्लोज करते हो, ओपन करते हो। इसको क्या कहते हैं? ब्लिंक, है ना। लपक झपक। वैसे ही हमने एक कविता में पढ़ा था ना, जो जुगनू है, पेड़ वाली कविता में जुगनू क्या करते हैं? लपक झपक करते हैं ना, लपक झपक, है ना। तो वह जो है हम बता सकते हैं कि ब्लिंक, ब्लिंक जो होता है आइस का, वैसे ही उनकी लाइट भी जो है, जो वो जो इंसेक्ट है, जुगनू इंसेक्ट है, उसकी लाइट भी आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली नहीं होती है, ग्लो होती रहती है। मतलब जैसे स्टार्स है ना, लाइट ट्विंकल होती है ना, वैसे ही उसको हम लपक झपक कह सकते हैं। ठीक है, दिखना नहीं दिखना। कूद फान, कूद फान यानी बच्चे उछल कूद करते हैं, थोड़े बच्चे कूद फान भी करते हैं, यानी यहाँ से लेकर उधर दूर तक लॉन्ग जंप, लाइक दैट। कूद फान बहुत ही डेंजरस होता है। आप मंकीज को देखे होंगे, पेड़ पौधे से कूद फान करते हैं ना, बंदर, कूद फान, तो उसको हम कूद फान बोल सकते हैं। ठीक है, यह भी, इसका अर्थ भी जंप है, उछल कूद भी जंप है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उछल कूद में क्या करेंगे? एक प्लेन प्लेस पे आप इधर से उधर भागेंगे, कूदेंगे, करेंगे। लेकिन कूद फान यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से वहां दूर दूर तक जंप करना, उसको हम कह सकते हैं कूद फान कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंट, लेकिन इंग्लिश में अगर मीनिंग करें तो दोनों भी जंप ही होगा। ठीक, उलट पलट, उलट पलट फॉर एग्जांपल आपकी बुक गुम हो गई है और एक प्लेस में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं, आप वो सर्च कर रहे हो तो ऐसे वैसे बुक्स को इधर इधर रखोगे, उधर रखोगे, उलट पलट करोगे। या फिर आपको कोई वर्क दिया है टीचर ने, बोला है कि किसी ये वर्क जो है किसी पेज में दिया हुआ है आपकी बुक के, तो आप ढूंढोगे वो कहाँ पर है, वो वर्ड कहाँ है, या वो पिक्चर कहाँ है, या कोई कुछ कुछ भी वर्क दिया गया आपको कि बस बोल दिया कि ये बुक में है, वह पिक्चर है या फिर वो क्वेश्चन है या फिर वो वर्ड है, आप ढूंढो। तो आप उलट पलट करोगे, है ना। तो उसको हम उलट पलट करते हैं। या फिर कोई चीजें एक साथ रखी हुई हैं, उनको भी हम ऊपर ऐसा उल्टा पुल्टा करते हैं ना, उसको हम उलट पुलट कह सकते हैं। ठीक है, रिवर्स, रिवर्सल इंग्लिश में अगर कहें तो रिवर्सल।
ठीक है, तो ये हो गया, अर्थ हो गए इनके, कुछ समझ में आए होंगे। वाक्य बनाते हैं हम उनसे। अब जैसे पहला वाक्य बनाया है हमने यहाँ पर, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर जंपिंग हियर एंड देयर। ओके, दूसरा है जुगनू लपक झपक कर रहे हैं। जुगनू एक बर्ड होता है ना, वो सॉरी इंसेक्ट होता है, जुगनू इंसेक्ट होता है ना, वो उसकी जो रोशनी है वो कैसे चमकती रहती है, ग्लो होती है ना, ग्लो होती है, फिर ऐसा लगता है चलेगी, होते होते कभी लगता है कि दिख रही, कभी नहीं दिख रही है ना, उसको हम लपक झपक कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या है, कूद फांद। तो बंदर पेड़ों पर कूद फांद करते हैं, बंदर पेड़ों पर क्या कर रहे हैं, कूद फांद कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उलट पुलट, पुस्तकों को उलट पुलट मत करो, मतलब कोई डांट रहा है किसी को, बच्चों को, कि बच्चे जो है पुस्तकों को ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तो पुस्तकों को उलट पुलट मत करो। तो ये आपको बिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ बिट की ओर। सिक्स्थ बिट क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद से पृथ्वी को देखकर खुशी से उछल पड़े। आपको मालूम है ना, 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है चांद पर सबसे पहले गए थे। दे लैंड ऑन द मून, है ना, फर्स्ट जो पर्सन है वो यही लोग हैं। तो जब उन्होंने चांद से पृथ्वी को देखा, चांद पर ठहरकर दे सॉ द अर्थ, तो खुशी से उछल पड़े। तो कितनी खुशी हुई होंगी, और वो उछल पड़े, खुशी, बहुत खुश हुए, मतलब खुशी से उछल पड़े। खुशी से उछल पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना, है ना। खुशी से उछल पड़ना मतलब ये नहीं कि दे जंप्ड, है ना। अगर जंप करेंगे तभी, मैंने कई बार बताया है कि मुहावरे कैसे होते हैं, उनमें छिपा हुआ अर्थ होता है ना। उनमें आपको सीधे सीधे शब्दों से अर्थ, शाब्दिक अर्थ नहीं मिलता है, उसमें अर्थ हमको ढूंढना पड़ता है। तो उछल पड़ना, है ना, 9 2 11 हो जाना, आंख का तारा होना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपके सामने आ चुके हैं। अभी पिछले पार्ट में, 1 2 पार्ट पहले आपने होश उड़ना आपने देखा था, है ना। दांत खट्टे करना, दो पहलवान में दांत खट्टे करना, है ना। तो दांत खट्टे करना क्या देखा था हमने, कि हरा देना, ठीक है ना। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना, है ना। और क्या था, मुंह लटकाना, ये भी पढ़ा था ना। और नाम डुबोना, टू ब्रिंग बैड नेम। तो मुहावरे हमेशा ऐसे ही होते हैं जिसमें अर्थ जो है छिपा हुआ होता है, उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। तो ये खुशी से उछल पड़ने का अर्थ क्या है, बहुत खुश होना। तो खुशी से जुड़े हुए कुछ मुहावरों से वाक्य बनाइए। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका अर्थ क्या होता है, खुश होना, बहुत खुश होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो है खुशी से उछल पड़ना मुहावरा है, बहुत खुश होना। तो यहाँ पे 3 जो है मुहावरे दिए हुए हैं जिनका अर्थ भी होता है खुशी, हैप्पीनेस। मन ही मन लड्डू फूटना, यानी खुश होना। घी के दिए जलाना, यानी खुश होना। फूला ना समाना, यानी खुश होना। तीनों का अर्थ क्या है, ये तीनों मुहावरे हैं, है ना। और तीनों का अर्थ क्या है, खुश होना। जैसे कि उछल पड़ना, खुशी से उछल पड़ना, यह भी खुश होना ही है, और इनका अर्थ भी खुश होना ही है। फिर क्या डिफरेंस है, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है ना। तो सिचुएशन, मान लीजिए लालच, कुछ आपकी लालच पूरी हो रही हो, आपकी ग्रीडनेस जो है आप में वो फुलफिल हो रही है, तो वहां मन ही मन लड्डू फूटना हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए, वहां पे अच्छे अच्छे भोजन दिख रहे हैं आपको, तो मन ही मन आपको क्या होंगे, लड्डू फूटेंगे, है ना। वहां के भोजन देखकर मेरे मन ही मन लड्डू फूटने लगे। अब मान लीजिए कोई माँ है और उसका पुत्र विदेश में रहता है, फॉरेन में रहता है, और कई दिनों के बाद आया, तो उस माँ को बहुत खुशी होगी। तो वह माँ क्या करेगी, घी के दिए जलाएगी,
उसके मन ही मन लड्डू नहीं फूटेंगे, वह क्या करेगी, घी के दिए जलाएगी, यानी बहुत खुश होगी। तो यहाँ बहुत खुश होने के लिए खुशी से उछल पड़ेगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। यहाँ पर घी के दिए जलाना बहुत ही सुटेबल मुहावरा है। अर्थ एक ही है, लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुहावरा उपयोग करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, वाक्य गलत लगेगा। ठीक है, गलत ही हो जाएगा, गलत नहीं, गलत ही हो जाएगा। फूलाना समाना, फूलाना समाना यानी भी खुश होना। पर्सनल जो अचीवमेंट्स होते हैं या फिर बहुत ऐसा कोई अचीवमेंट आपने प्राप्त कर लिया है, आपके किसी रिलेटिव ने, फॉर एग्जांपल आपने प्राप्त कर लिया, तो आपके माँ बाप को बहुत खुशी हुई, है ना। वो मैडम ने आपको स्टेज पे बुलाया, आपके माँ बाप जो है सामने ऑडियंस में बैठे हुए हैं, तो वो फूले नहीं समाएंगे। या फिर आप कक्षा में प्रथम आ जाओ, फर्स्ट आ जाओ, तो आप फूले नहीं समाओगे। कुछ अचीव कर लिए आपने, तो जो खुशी मन में होती है, उसके लिए फूलाना समाना अगर हम उपयोग करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना डिफरेंस। अगर मन ही मन लड्डू फूटना उपयोग करोगे तो बिल्कुल गलत मुहावरा हो जाएगा कि कक्षा में प्रथम आने पर मेरे मन ही मन लड्डू फूटने लगे, नहीं, है ना। ये कुछ लालच से संबंधित है, कुछ नेगेटिव सेंस ले सकते हैं इसमें। घी के दिए जलाना बहुत बड़ी खुशी, है ना। मतलब घी के दिए कब भगवान राम जब रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तो लोग घी के दिए जलाए थे, यानी बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने सही में घी के दिए जलाए थे, तभी से ये मुहावरा बन गया होगा, घी के दिए जलाना। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशी के लिए हम घी के दिए जलाना, कुछ लालच ग्रीड से संबंधित कोई अच्छी कुछ चीज मिल जाती है आपको, तो मन ही मन लड्डू फूटना, और कुछ अचीवमेंट है, बहुत खुश हो रही, लेकिन उतना कंपेयर टू घी के दिए जलाना उतना आप खुश नहीं, उतना उससे आप कंपेयर करें तो थोड़ा कम, तो फूला ना समाना हम उपयोग करेंगे। ठीक है, आप कक्षा में प्रथम आ गए तो आप फूले नहीं समाए, आप कक्षा में प्रथम आए, आपको अवार्ड मिला, तो आपके माँ बाप फूले नहीं समाए। ठीक है, आपने आप पूरे स्टेट में एमसेट में फर्स्ट रैंक मिल गए और आपको मेडिकल सीट मिल गई, तो आपके माँ बाप फूला ना समाएंगे, फूले नहीं समाएंगे, लेकिन घी के दिए जलाएंगे वो, तो है ना, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो वो हिसाब से ही हम यहाँ पे वाक्य भी बनाएंगे। मन ही मन लड्डू फूटना, मिठाइयाँ देखकर मेरे मन ही मन लड्डू फूटने लगे। घी के दिए जलाना, बहुत दिनों बाद बेटे के घर आने पर माँ ने घी के दिए जलाए। फूला न समाना, कक्षा में प्रथम आने पर वह फूला न समाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल समझिए, नहीं समझ में आता डाउट पूछिए। मैं कभी भी आपको डाउट नहीं बताने का काम नहीं करूंगा। जब भी आप डाउट पूछोगे तो मैं डाउट जरूर क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। कविता अगर न नभ में बादल होते में से उच्च शब्दों को छांटकर निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक तालिका दी गई है, टेबल दिया गया है, इसको पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? युग्म शब्द, 1 2 3 4 युग्म शब्द, जोड़े वाले शब्द लिखना है। संज्ञा, 1 2 3 4 संज्ञाएं लिखना है। सर्वनाम, 1 2 3 4 सर्वनाम लिखना है। क्रिया, 1 2 3 4 क्रिया लिखना है। ये सभी आप जानते हो। युग्म शब्द यानी जोड़े वाले शब्द, संज्ञा, नाम, है ना, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। सर्वनाम, ये भी आप लोग जानते हो, यह वह कौन क्या कहाँ सर्वनाम होते हैं। इस, यह भी सर्वनाम है। ये सर्वनाम है। क्रिया, ये तो आपको मालूम ही है, आना जाना, खाना पीना, लाना, बरसाना, सोना, दिखाना। ठीक है, ये क्रिया होती है, एक्शन वर्ड। ठीक, तो ये शब्द हमको कहाँ ढूंढने हैं? पाठ में से ढूंढने हैं। तो पाठ में से ढूंढते हैं एक बार। तो ये है आपका पाठ, इसमें जो है हम देखेंगे कि कहाँ पर युग्म शब्द है, कहाँ संज्ञा है, कहाँ सर्वनाम है और कहाँ क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम
देखते हैं कौन। तो ये कौन तो क्या हो गया आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है। कौन क्या हो गया सर्वनाम। जल ये तो संज्ञा शब्द हो गया जल, ठीक है। लाता ये तो हो गया क्रिया, ठीक है। उमड़ घुमड़ ये आपका हो गया युग्म शब्द। कैसा शब्द हो गया ये, युग्म शब्द हो गया, युग्म शब्द, ठीक है। जग ये फिर आपको संज्ञा मिल गया यहाँ पर, ठीक है। फिर बरसाता ये आपको फिर एक क्रिया मिल गई। गर्मी, गर्मी ये तो विशेषण है, इसको नहीं गर्मी भी संज्ञा है, गर्मी भी क्या है संज्ञा है, ठीक है। में तप खप ये आपको युग्म शब्द मिल गया, युग्म शब्द, ठीक है। दिन ये आपको संज्ञा मिल गया, ठीक। होते ये आपको क्रिया मिल गया, ठीक। बहुत सारे संज्ञा शब्द और आपको युग्म शब्द और सर्वनाम और क्रिया मिल जाएंगे। नब यहाँ पर आपको फिर संज्ञा मिल गया। आपको बस सर्वनाम एक ही मिला है, 4 सर्वनाम चाहिए आपको, है ना। क्रिया मिल गए, होते भी क्रिया ही है, तो होते क्रिया है, तो 4 क्रिया तो हो गए। और संज्ञा भी 1 2 3 4 हो गए। तब खब 2 युग्म शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमको क्या चाहिए अभी। सर्वनाम चाहिए, है ना। संज्ञा 2 युग्म शब्द चाहिए और सर्वनाम चाहिए, ठीक है। ये है युग्म शब्द और एक ये मिल गया आपको युग्म शब्द, और एक युग्म शब्द चाहिए और 3 सर्वनाम चाहिए, ठीक है। ढूंढेंगे उनको भी आगे वाला पेज में। तो इस पेज में देखते हैं हम कहाँ पर हमको सर्वनाम और संज्ञा तो बहुत सारे मिल गए, सर्वनाम और युग्म शब्द देखना। तो युग्म शब्द और एक यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहाँ हमको मिल गया सर्वनाम, ठीक है। और कौन तो पहले ही टिक कर दिए, सब ये सर्वनाम है, ठीक। और ये हम भी क्या है सर्वनाम। तो 4 सर्वनाम मिल गए, ठीक। और युग्म शब्द भी हमको 4 मिल गए, सभी सब 4 शब्द ही लिखना है। तो समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर हमको 4 युग्म शब्द, 4 संज्ञा शब्द, 4 सर्वनाम और 4 क्रिया ढूंढकर लिखना था। मैंने आपको सर्च करके बता दिया, अब आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले से लिखे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। उमड़ घुमड़, तप खप, चिड़िया तोते, खेती बाड़ी, है ना। आप लोग भी लिख लीजिए, ये पाठ में आए हुए हैं ना, कविता में आए हुए हैं ये। संज्ञा सिंधु, जल, नभ, बिजली। अगर आपको और दूसरी संज्ञाएं लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। सर्वनाम कौन, क्या, कहाँ, सब, हम भी आया है, वह भी लिख सकते हैं आप। क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, लाता, बरसाता, दिखाती, सोते, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर आप और दूसरे शब्द लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भाषा अभ्यास का पेज नंबर 42 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट और एक बिट है, ठीक है, वो बिट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो लास्ट बिट है 43 पेज। जिस प्रकार वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है, उसी प्रकार बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु का चित्र लगाकर उसका वर्णन कीजिए। तो हमने अब जो पाठ पढ़ा अगर न में बादल होते, है ना, उसमें वर्षा ऋतु के बारे में तो बताया, लेकिन बसंत ऋतु, वसंत यानी इंग्लिश में उसको हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है ना। तो लेकिन आप लोग तो जानते हो स्प्रिंग सीजन कैसा होता है। स्प्रिंग सीजन जो है सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है। चारों तरफ जो है नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यह जो है वर्षा के बाद यह ऋतु आती है ना। इसमें ना तो ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है, और चारों तरफ जो है नए नए पौधे, पत्तियां, फूल, हरियाली छा जाती है। तो बहुत ही अच्छा सीजन होता है। सबको यह सीजन जो है, यह ऋतु जो है पसंद आती है, ऐसा हम कहते हैं। पसंद आती है स्त्रीलिंग, लेकिन वास्तव में जो इसे माना जाता है वो पुल्लिंग ही माना जाता है, राजा माना जाता है इसे, ठीक है। वसंत ऋतुओं का राजा माना जाता है, क्योंकि यह मौसम सब मौसमों में सबसे अच्छा होता है।
सबसे सुहावना होता है, सबको पसंद आता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है और पानी भी भरपूर मात्रा में पानी होता है ना? और फल, फूल और सभी चीज़ें जो है हमको बिल्कुल स्वच्छ मिलती हैं, ताज़ी मिलती हैं और मन भी हमारा इस मौसम में प्रसन्न रहता है और अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है वसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन का यहाँ पर और उसके बारे में लिखना है, ठीक है? ये तो मैं पीडीएफ नोट्स भेज दूँगा, क्या लिखेंगे, फिर भी आप लोग ओन से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ लास्ट ईयर लिखा गया है, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। यह ऋतु शीत ऋतु के बाद आती है। शीत ऋतु मतलब ठंड के बाद, है ना? आती है, इसमें बताया गया है। तो ये भी लिख सकते हो आप। ये ऋतु सब ऋतुओं से सुंदर, सुहावन, आकर्षक और मनमोहक होती है। जितनी भी ऋतुएँ हैं उनमें सबसे अट्रैक्टिव और मन को भाने वाली ऋतु होती है। इसके आते ही प्रकृति का कण-कण क्या लिखा हुआ है ये? कण-कण होता प्रसन्नता को खिल उठता है। कण-कण जो है प्रसन्नता से खिल उठता है। ये कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पेड़ों पर नए-नए पत्ते आने लगते हैं। पेड़ों पर नए-नए पत्ते आने लगते हैं, है ना? और चारों ओर रंग-बिरंगे फूल ही फूल दिखाई देते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सब जीवों का मन खुशी से खिल उठता है ना? तो यहाँ पर जो है ये वर्ड कोना है, कण-कण का कोना मतलब एक-एक कॉर्नर जो है, सब जो है खुशियों से भर जाता है। आप उनसे भी लिख सकते हो इस ऋतु के बारे में जो अगर आपको समझ में आता है कि स्प्रिंग सीज़न कैसा होता है, तो आप खुद वर्णन कर सकते हो क्योंकि जो अनुच्छेद लिखना है जो पत्र लिखना है, वो आपकी क्रिएटिविटी है, उसमें आप अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हो। तो अब हम पाते हैं कि हमारा जो भाषाभ्यास है पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते हैं यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग नोट्स लिख लीजिए, मैं इनका पीडीएफ भी भेज दूँगा। ठीक? तो मेरी कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्य